नमस्कार, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के नागलोई विधानसभा क्षेत्र में, जहां मिलेंगे ट्रांसपोर्ट के प्रधान जी से, जो लगातार 4-5 साल से अपनी सीट संभाले हुए हैं और समाज सेवी भी है। हम बात करें तो समाज के कई कार्य ऐसे हैं जहाँ समाज सेवी से जुड़े हुए हैं। तो हम बातचीत करेंगे प्रधान जी से, कैसे और कब उन्होंने सफ़र तय किया दिल्ली तक का, और कैसे ट्रांसपोर्ट नगरी में काम संभालते हैं और कैसे हमारे नवयुवक पीढ़ियों को संदेश देते हैं। तो ये बात करते हैं सोमदत्त प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो सर, सबसे पहले हमारी पब्लिक जो है आपकी जो है परिचय जानना चाहेगी, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सोमदत्त शर्मा जी। और मैं पेशे से तो ट्रांसपोर्टर हूँ जी। और सोशल वर्किंग में ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। तो प्रधान जी, आपने जैसे बताया यूपी से सफ़र तय किया दिल्ली तक का, कितने वर्ष हुए, कैसे कैसे तय आना हुआ? मेरे जो फादर से साहब थे वो दिल्ली आए थे और मेरा तो एक तरह से जन्म ही केवल गांव में हुआ है। जी। मैं तो 6 महीने का था जब मुझे दिल्ली लेकर के आ गए थे। बाकी मेरा जो शिक्षा वगैरह जो भी कुछ हुई वो दिल्ली में हुई। और पहले दिल्ली में मैंने +2 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय तो मैंने AC रेफ्रिजरेशन का काम भी किया। उसके बाद मैंने एक टेम्पो लिया। जब टेम्पो लिया तो मुझे उसमें थोड़ा आनंद आने लगा, तो फिर एक टेम्पो से 2 से 3, उसी प्रकार से फिर मैंने बाद में एक अपना ट्रांसपोर्ट खड़ा किया। जी। और तब से आज तक मैं केवल ट्रांसपोर्ट का ही व्यवसाय कर रहा हूँ। जी। शर्मा जी, मैं आपके जो है बाल अवस्था में थोड़ा सा जाना चाहूँगा। जब आप जो है बचपन में छोटे थे और पढ़ाई किया करते थे, कौन सा गांव बताया, यूपी बताया आपने? उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। तो बुलंदशहर में जब आप खेला कूदा करते थे, पढ़ाई किया करते थे, तो क्या आपको लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा कभी, या फिर ऐसा ट्रांसपोर्ट का काम करूंगा, या फिर और भी कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़, काफ़ी चीज़ें थी? मैं गाँव, मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो शिक्षण हुआ है वो दिल्ली से हुआ है, गांव से नहीं हुआ। जी जी। गांव में तो कभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ा करती थी तभी जाना होता था। और छुट्टियों में हाँ ये जरूर होता था कि छुट्टियों में गए तो एक बच्चे का जो बालपन होता है, भाई खेतों में चले जाना। अब चूंकि गर्मी की छुट्टियां होती थी तो उस वक्त आम बहुत लगा करते थे। जी जी। हम लोग बागों में चले जाना आम तोड़ने, या वहाँ ट्यूबवेल पर उनकी होदियों में नहाना, ये हमारा बालपन था। और दिल्ली में तो फिर जब शिक्षण का समय होता था तो वहाँ समय ही नहीं मिल पाता था। केवल क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम बहुत आगे तक नहीं जा सके। शिक्षा हमने +2 की दिल्ली से ही ग्रहण की और +2 के बाद फिर अपने इस व्यवसाय में। तो ट्रांसपोर्ट में रह के मैं आपसे ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा कि ट्रांसपोर्ट लाइन में ऐसी क्या क्या दिक्कत आती है जहाँ पे ड्राइवरों को दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत होती है, भारत सरकार की जहाँ कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ की पूरी पूर्ति करनी होती है, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है? दरअसल सन 2016 में जो ट्रांसपोर्ट लाइन की जो समस्याएं थी तो पहले से ही, लेकिन जो अधिक पीड़ा का जो काम था सन 2016 में गवर्नमेंट ने देने का काम किया, जो MGT ग्रीन टैक्स लगा करके किया। कि प्रदूषण के नाम पर गवर्नमेंट ने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया। 1 महीने के ट्रायल बेसिस पर उसको लगाया गया था, परंतु चूंकि उससे बहुत भारी भरकम कमाई होती थी, भारी भरकम कमाई के चलते हुए इन लोगों ने उस ग्रीन टैक्स को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 मई सन 2016 को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि ग्रीन टैक्स लगाने के बाद भी किसी प्रकार से पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई है। अब दिल्ली सरकार, अगर चूंकि उस समय आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि अब दिल्ली सरकार चाहे तो इस ग्रीन टैक्स को लगा रहने या इसको हटा सकते हैं, परंतु चूंकि उससे बहुत भारी भरकम कमाई होती थी, उन्होंने इसको बजाय हटाने के इसको परमानेंट कर दिया। और आज हमारे जो डीजल वाहन स्वामी हैं वो अपने घर वापसी के लिए उस ग्रीन टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में नया मोटर व्हीकल एक्ट आया। उसके लिए हम गडकरी साहब से भी मिले, परिवहन मंत्री हमारे गडकरी साहब थे। उनको हमने पत्राचार के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया कि भाई जो आपने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है, कारण क्या है। तो उन्होंने केवल एक ही बात कही कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। परंतु अभी पीछे जब ये मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आपने देखा भी होगा, पत्रकारों के सामने अपनी बाइट दे रहे थे, तो पत्रकारों ने अनायास उनसे पूछ लिया
यदि 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी किसी प्रकार से दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई, तो उन्होंने उसको केवल ये कह करके कि ये ह्यूमन नेचर है, ये कह करके बात को टाल दिया। जबकि हम उनसे मिले कि भाई आपके द्वारा लगाए गए इस नए मोटर व्हीकल एक्ट से केवल भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी और कुछ नहीं होगा। पहले क्या होता था, 100 रुपये का चालान होता था, दिल्ली में एक गाड़ी वाला 10 रुपये उसके ऊपर एक्स्ट्रा या 20 रुपये उसके ऊपर एक्स्ट्रा देकर के एक चालान कटवा दिया करता था और दिल्ली क्रॉस हो जाती थी। गाड़ी वाले गलती नहीं करते, कई बार गलतियां हो जाती हैं। अभी आप लोग, हमको यहाँ एक लाइन निर्धारित कर दी गई है, अभी हमारा वाहन एक लाइन में चल रहा है, लेकिन एक बाइक वाला आकर के अगर उसको रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने लग जाए तो उस गाड़ी वाले की जिम्मेदारी बन जाती है बेचारे की। वो उस गाड़ी को अनायास ही फर्स्ट लाइन में ले जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले को तो नहीं मार सकता, ना कार वाले को मार सकता है, उसको फर्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। और फर्स्ट लाइन में अगर उसको जाते हुए ट्रैफिक वाले ने देख लिया तो उसके ऊपर इतना भारी भरकम पहाड़ टूट पड़ता है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम करके वो पीछे से चला आ रहा है, और उसको रोक करके या तो उसको रिश्वत दी जाती है ट्रैफिक कर्मी को, या फिर उसका मोटा चालान काट दिया जाता है, उसकी गाड़ी इंपाउंड तक कर दी जाती है। इस प्रकार के प्रावधान हमारे यहाँ है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये संस्था बनाई और इस संस्था के माध्यम से हम लोग उन वाहन स्वामियों और ड्राइवरों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो अपनी इस संस्था का नाम क्या हुआ? हमारी इस संस्था का नाम ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। तो ये कहाँ पे विराजमान है, अपनी समिति कहाँ पे बना रही है? हमारा जो एसोसिएशन का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंडका में है। अच्छा। और बाकी जो शाखाएं हैं वो तो पूरे भारत में मौजूद है जी। तो इन सबको बातों को देखते हुए कि आप भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, भारत सरकार से अपेक्षा कर पाना तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। भारत सरकार से तो कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती। वो जो कानून बनाते हैं उनको लगता है कि हमने सारे कानून बिल्कुल सही और सटीक बनाए हैं। अभी इन्होंने, आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर के ऊपर कानून लादने का प्रयास किया था, जिसका पूरे ड्राइवर समाज ने बहिष्कार किया, प्रोटेस्ट किया। तो इस गवर्नमेंट ने ये कह करके उसको स्थगित कर दिया, अभी केवल रखा है, उसको रोक के रखा हुआ है कि भाई जब तक आपकी संस्थाएं नहीं कहेंगी तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने, जब आप कोई नियम बना रहे हैं, अगर इन संस्थाओं को बिठा करके इस नियम को बनाने में क्या कमियां आ सकती हैं और इस नियम के बनाने से और क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, हम जिस काम के लिए इस नियम को बना रहे हैं, अगर उस काम को किसी और माध्यम से किया जा सकता है, अगर इन तमाम बातों को बैठ करके सलाह ले करके किया जाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि कानून भी सही बनेंगे और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये ट्रांसपोर्ट की नगरी है, जहाँ पे जो है शर्मा जी ने बताया कि कहीं कहीं ड्राइवरों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाकई में कानून बना देना बड़ा आसान बात है, लेकिन रोड पे चलना एक बात है, क्योंकि इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, एक दूसरे को बचना, इसका मतलब ये नहीं कि जरा सी गलती देखते उसका चालान काट दिया जाए। ये तो शर्मा जी ने एक अपनी संस्था के तले बात बताई कि जहाँ पे बात रखी जानी चाहिए, वही हम बात करेंगे कुछ जुड़ी हुई ब्राह्मण भाइयों की। तो शर्मा जी, मैं बात करूँगा समाज से थोड़ा सा हट के और अपने समाज के विषय पे, कारोबार से हट के। मैं समाज की बात करूँ तो उस टाइम ये हमारे देश में, जैसे आपने कहा ना कि देश को ब्राह्मणों ने चलाया है, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जी। अभी आज की मौजूदा सरकार ये कहती है कि इन कांग्रेस सरकार ने इन 60 साल या 70 सालों में क्या किया है। तो जब नेहरू जी ने सत्ता संभाली थी उस वक्त हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, और जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई उस वक्त वो अपना सफ़र हवाई जहाज़ों से तय करती थी। तो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जो सफ़र तय किया, वो जितने भी सत्ताधारी पीछे रहे, इंदिरा जी रही वो भी उसी परिवार से संबंध रखती थी, राजीव गांधी जी रहे वो भी उसी परिवार से संबंध रखते थे, और सभी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश को वास्तव में अगर संभाला है तो ब्राह्मणों ने ही संभाला है। आज आरक्षण नाम का कीड़ा इस जाति को समाप्त किए जा रहा है। आरक्षण से ये जाति समाप्त नहीं होगी, बल्कि ये और मजबूत बनेंगे। कहते हैं ना कि सोना तो आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है। इस जाति को तो तपाया जा रहा है। कहीं
किसी भी क्षेत्र में इसके लिए इसके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कोई नौकरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है इनको। तो बल्कि जो अभी पीछे एक वो दिया गया कि आरक्षण के नाम पर के जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्राह्मण हैं उनको वो दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे क्लोज लगा रखे हैं। आज के टाइम में जैसे मैं आज इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैं अपनी ITR फाइल कर देता हूँ, चाहे वो नील की भी क्यों ना हो, नील की ITR फाइल अगर कर देता हूँ तो मुझको उस आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति ITR फाइल कर रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला नहीं है। चाहे मेरे कनस्तर में 8 आना हो, परंतु मैं गरीबी रेखा से नीचे नहीं हूँ, उस आरक्षण का लाभ मुझे नहीं मिलेगा। और आज जो दूसरे तबके का, मैं किसी समाज को ये नहीं कहता कि वो समाज गलत है, लेकिन उसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, उसके अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं जिस पेशे से जुड़ा हूँ वो एक ऐसा पेशा है जिसमें 36 बिरादरी के व्यक्ति एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, परंतु जब जाति और संप्रदाय की बात आती है तो फेसबुक या मीडिया किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझको भी लगता है कि जब सभी लोग अपनी जाति का कर रहे हैं तो मैं भी अपनी ब्राह्मण जाति का बखान क्यों ना करूँ, क्यों ना मैं अपनी ब्राह्मण जाति के साथ ही रहूँ। तो ये ब्राह्मण के लिए जो आज लोगों की जो निगाहें जो बदलती जा रही हैं, वास्तव में इस देश और इस संस्कृति के विनाश का कारण है। ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है, अगर ये लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा देने वाला भी एक ब्राह्मण था, इस बात को ना तो कोई बताता ना कोई दोहराता है, लेकिन वही बात है, ब्राह्मण एक ऐसी जात है, उसके लिए कहा गया है, बोलो ब्राह्मण बोली जात भला क्या लड़ना जाने, और जो इसको शीश नवाए उसे आशीष बखाने। ये ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, अगर इसका कोई बहुत कड़ा दुश्मन भी उसकी तरफ अगर शीश झुका देता है तो उसको भी वो आशीर्वाद दे देते हैं आयुष्मान भव का। ये ब्राह्मण जाति का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शर्मा जी, अंतिम और आखिरी सवाल, हमारे नौजवान बच्चों के पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं जो आज की युवा पीढ़ी है उसको केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का विकास हो, तो आरक्षण की तरफ मुंह ना करके आप केवल मेहनत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आरक्षण के द्वारा पिछड़े हुए बच्चों से बाहर के देश जैसे अमेरिका जैसे देश वो आज उसका लुत्फ उठा रहे हैं, वो आज काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप भी आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कीजिए और सफलता के लिए, सफल होने के लिए अथक प्रयास कीजिए। आपको आरक्षण का मुंह ना देखना पड़े, उस प्रकार की आप मेहनत कीजिए। और जो ये राजनीतिक तंत्र आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, उससे आप बचने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि शर्मा जी का कहना है कि आरक्षण या फिर राजनीति और दुनिया की इधर उधर की बातें छोड़ के नवयुवक पीढ़ी के लिए संदेशा उन्होंने ये दिया है कि अपने कर्म पे ध्यान करिए, अपने काम पे ध्यान करिए, ताकि आगे जो है आपकी मंजिल मिलती चली जाए। अगर आपको ये सब मिल गया तो वाकई में सारा कुछ आपके साथ है। तो नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार। मैं अपने भारत की बेटियों को जो अभी जुलाई माह में हमारे सनातन धर्म में शादी समारोह चलेंगे, उन तमाम बेटियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार सुख और संपन्नता के साथ भविष्य में तरक्की करता रहे। इसी के साथ मेरी सभी बहन और सभी बेटियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।